देखो पेपर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आज की क्लास कोई बात नहीं बेटा, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बिल्कुल नई यूनिट करेंगे, यूनिट नंबर 5, दैट इज जीडीपी डिटर्मिनेशन। हमारी इकोनॉमी का जीडीपी डिटरमाइन कैसे होता है। गुड इवनिंग बेटा। हमारी कंट्री का जीडीपी डिटर्मिनेशन करने का मैकेनिज्म क्या है, मेरा चैप्टर मेरी यूनिट है, आखिर हम लोग जीडीपी को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरी यूनिट है वो 12 मार्क्स की वेटेज के साथ है बेटा, 12 नंबर की सबसे बड़ी यूनिट। और इस यूनिट के अंदर बेसिकली 3 चैप्टर्स आने वाले हैं जिनको हम लोगों को प्रॉपरली सुनना है। सबसे पहला चैप्टर इसमें पूछा जाएगा एडी एंड एएस कॉन्सेप्ट्स। दूसरा चैप्टर आएगा डिटर्मिनेशन का, इनकम डिटर्मिनेशन या जीडीपी डिटर्मिनेशन। और तीसरा जो चैप्टर आएगा दैट इज एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। बच्चों अपनी बातचीत बंद कर दो। आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग जो करेंगे वो एडी एंड एएस करेंगे बेटा। ये जो 12 नंबर की यूनिट है उसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है, एडी एएस, इनकम डिटर्मिनेशन और एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो आइए आज हम लोग पहले चैप्टर का पहला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड। क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको मालूम है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में पढ़ा था और आपको ये टर्म बड़े अच्छे से हर एक टीचर ने बताया होगा, डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए। डिमांड का मतलब, हाँ, वांट्स टू बाय अ कमोडिटी, कुछ और? हाँ, किसी भी चीज, करेक्ट बेटा, किसी भी चीज को खरीदना ही डिमांड कहलाती है वो। बट जो आपने माइक्रो में पढ़ा था वो बेटा किसके एस्पेक्ट से पढ़ा था, इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, या आपने पूरी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट्स को खरीदने की डिमांड समझा था। बट यहां जो बात कर रहे हैं वो एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं बच्चों। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि हमारी टोटल इकोनॉमी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितनी भी फर्म है, जितनी भी गवर्नमेंट है और जितना भी फॉरेन कंट्री का खरीदना और बेचना है, अगर मैं अपनी टोटल इकोनॉमी की डिमांड निकाल लूं, अगर मैं अपनी इकोनॉमी की टोटल डिमांड निकाल लूं, या फिर बेटा मैं टोटल इकोनॉमी के टोटल खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लूं, तो बेटा टोटल डिमांड या टोटल एक्सपेंडिचर ही हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। क्योंकि आपको इतना तो सभी को मालूम है, जब हमारी इकोनॉमी में कोई बंदा खर्च करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा होगा बेटा, किसी गुड्स की डिमांड कर रहा है। तो हमारी पूरी इकोनॉमी में डिमांड करने वाले 4 मेन प्लेयर्स होते हैं जो खर्च करते हैं या जो डिमांड करते हैं। सबसे पहला जो प्लेयर है वो कौन सा है बेटा, हाउस होल्ड। मतलब आप जैसे मेरे जैसे हजारों लोग जो अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए गुड्स को यूज करते हैं। दूसरा बंदा जो इकोनॉमी में खर्चा करता है वो कौन होती है, फर्म। फर्म का मतलब होता है जो गुड्स को क्या करती है बेटा, प्रोड्यूस करती है, जो रॉ मटेरियल को यूज करके गुड्स बनाती है, उसकी भी कुछ अपने इनपुट्स की डिमांड होती है। तीसरी बेटा हमारी इकोनॉमी की गवर्नमेंट होती है। और फोर्थ जिसके थ्रू हम लोग डिमांड करते हैं दैट इज ROW, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो टोटल डिमांड है वो चार मेन सेक्टर्स या 4 मेन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है। मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एडी के कंपोनेंट क्या है। एग्रीगेट डिमांड के बच्चों 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले सी, एक होता है आई, एक होता है जी और एक होता है एक्स माइनस एम। एक एक करके समझेंगे बेटा। जो ये सी है, सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ये बेसिकली एक हाउस होल्ड करता है। ऑब्वियसली जब कोई हाउस होल्ड अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा लोगों की अपनी वांट्स को क्या करना बेटा, फुलफिल करना। एक बात और समझिए, ये जो हाउस होल्ड होता है उसका खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की इनकम क्या है। अगर हमारी इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स के पास पैसा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और हाउस होल्ड की इनकम फ्लो कम होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम है। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे नेचर का होता है बेटा, डायरेक्ट होता है। मतलब हमारी इकोनॉमी में जो पहला खर्चा करने वाला प्लेयर है वो एक हाउस होल्ड है, जिस फॉर्म में खर्च करता है दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है वो किसके ऊपर होती है बेटा, इनकम। मतलब मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 3 मेन पॉइंट बताए हैं कि भाई साहब ये हाउस होल्ड करता है, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए करता है, और इनकम के साथ इसका जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है बेटा, डायरेक्ट।
आइए सर, सेकंड, मैंने आपको फर्स्ट एलिमेंट तो समझा दिया, मैं बात कर रहा हूं बेटा दूसरे कंपोनेंट की। तो सर दूसरे कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंपोनेंट मैंने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा? आई। सर ये जो आई होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसा मैंने यहां पर एक टर्म लिखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि सर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक हाउस होल्ड नहीं करता, बल्कि इन्वेस्टमेंट कौन करती है बेटा? एक फार्म करती है। बेटा जो फार्म गुड्स प्रोडक्शन के लिए खर्च करती है उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले फार्म बेटा दो चीजों के फैक्ट्स को देखती है, एक होता है आरओआई और एक होता है बेटा क्या क्या होता है? एमईआई। सर ये आरओआई क्या होता है? आरओआई का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ क्या बच्चों? इंटरेस्ट। मुझे एक छोटी सी कहानी बताना, अगर कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो तुम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे या कम करोगे? कम करोगे। क्यों कम करोगे? क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको बेटा ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। और अगर बच्चा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ज्यादा होगा। मतलब इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्स है बेटा। हाँ बोलो डाउट। ये वो एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लो बैंक में तुम लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो बेटा बैंक से अगर लोन लोगे, अगर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखेगा तो तुम्हारे लोन लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? मैं वही बता रहा हूँ, ये वो है जो हम दे रहे हैं, बैंक वालों को पे करेंगे उनसे लोन लेने की फॉर्म में। हाँ वो मिलेगा, वो रिटर्न है। मगर आप एक बात मेरे को बता, तूने सोचा मैं कंपनी लगाती हूँ तो कंपनी के लिए तेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास फंड्स नहीं है, तो तू उस बोरोविंग्स के लिए कहां जा रही है? बैंक के पास। बैंक तेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है ना, और अगर वो बैंक वाला हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो तेरी इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम। मैं बोरोविंग यहाँ लेने वाली बात कर रहा हूँ, रिटर्न से मिलने वाला पैसा। हाँ एक्सपेंडिचर है, राइट। तो ये बेटा पहला फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट को करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है या इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है। दूसरा है एमईआई। एमईआई का मतलब होता है बच्चों, नाम समझना, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ क्या बच्चों? इन्वेस्टमेंट। बेटा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ क्या बच्चों? रिटर्न। इसका मतलब है भाई साहब जो मैं पैसा लगाऊंगा उससे मुझे कितना मिलने वाला है। आप सभी बच्चे सोचो, अगर बच्चों कभी रिटर्न मिलने के चांसेस आपके ज्यादा हैं तो भाई साहब आप इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट क्या करोगे भाई? ज्यादा। और अगर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस कहीं से कम नजर आ रहे हैं तो बेटा इन्वेस्टमेंट भी क्या करोगे? कम। मतलब यहां पे जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। और यहां जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है बेटा? इनवर्ट। मतलब आप छोटी सी मेरी दो बातें समझो, जब एक कंपनी मार्केट में खर्च करती है तो दो पैरामीटर को कंसीडर करती है, एक तो वो पॉइंट जहां पर उसको खर्चा देना है, एक वो पॉइंट जहां पे खर्चे करने के बाद उसको पैसा मिलेगा। अगर पैसे मिलने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और खर्चे की एक्सपेक्टेशन क्या है? कम, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा बेटा? ज्यादा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा और एमईआई का रेट कम है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? वो कम। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो केवल दो ही फैक्टर है, एक है बेटा आरओआई और दूसरा क्या है बेटा? एमईआई। क्या ये दो बातें समझ आ गई? हाँ जी। क्या क्या रिपीट कर? हम्म कहीं भी करे, मेरी कंपनी है, मैंने बैंक से केवल लोन लिया है। एक फर्म बेटा, एक बात बता, तेरे पास पैसा नहीं है, फर्म के पास, रिलायंस कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए बैंक के पास जाएगी, तो ब्याज के ऊपर पैसा लेगा, तो वो भी बेटा एक लिमिट तक ही लेगा ना। अगर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे तो लोगों फर्म की लोन लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये बैंकों में जो रीपे करना है उसकी बात है, और ये रिटर्न है। हाँ ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है। आइए मैं तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूं सर। हाँ बेटा बोलो। ये एमईआई इनकम ही तो है, खर्चे करने के बाद आरओआई तो हमें देना है ना। वही तो मैं कह रहा हूं, दोनों को कंपेयर करेगी। अगर लेने वाला इनफ्लो तेरा ज्यादा है, मतलब एमईआई का रेट अगर तेरे मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, एमईआई ज्यादा और आरओआई क्या है बेटा? कम है, तो तुम यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? ज्यादा करोगे। और अगर तुम्हारा एमईआई का रेट बेटा क्या है? कम है, और आरओआई का रेट क्या है बेटा? ज्यादा, तो तुम इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? कम। मतलब अगर तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से तो तू क्या इन्वेस्टमेंट करेगी? तेरे को लगता है मोमोज की दुकान लगा के मैं यहाँ 1 लाख रुपए लगा दूं और महीने का मेरे को 2000 भी नहीं निकलेगा, क्या तुम इन्वेस्ट करेगी? मैं वही बात कह रहा हूं, अगर आपके रिटर्न के एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और खर्चे एक्सपेक्टेशन कम है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं।
वो भी लिख सकती है, बट मैंने इन डेप्थ बताया कि उसको भी इन्फ्लुएंस कौन करता है, केवल ये पॉइंट था। आइए सर, 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अभी मैं धीरे धीरे आपको फ्लो चार्ट बनाऊंगा, सारे डायग्राम कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बेटा पॉइंट नंबर 3, बेटा मेरे 2 पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जी। बच्चों जी का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार जो खर्चा करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग भी कह सकता हूं, या फिर गवर्नमेंट क्या कह सकता हूं, एक्सपेंडिचर। बच्चों आप सभी जानते हो हमारे देश की गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो किस चीज के लिए करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हजारों करोड़ों रुपए के जो रोड्स, फ्लाईओवर्स या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह बनते हैं, वो सरकार बेटा इसलिए करती है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। अगर हमारे देश में गवर्नमेंट की इनकम का लेवल ही कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट अपने इन खर्चों को, स्पेंडिंग्स को क्या करेगी बेटा, कम कर देगी। और अगर इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा तो भाई साहब हमारी खर्चे भी क्या हो जाएंगे बेटा। मतलब यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट है, राइट। बेटा लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। जो 4th पॉइंट होता है जो कि ROW करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस क्या बेटा, इंपोर्ट। बेटा इसमें हाउस होल्ड, फर्म या गवर्नमेंट, ये तीनों फॉरेन कंट्री के साथ एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं, इंपोर्ट। और बदले में उसको गुड्स के लिए पैसा लेना भी पड़ सकता है और देना भी। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझिए कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी इकोनॉमी में जो खर्चा करते हैं वो 4 प्लेयर्स होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और क्या बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। बट आपके इकोनॉमी में जो सिलेबस में है इस चैप्टर में, वो केवल 2 सेक्टर की बात है। और तुम सभी बच्चों को मालूम है 2 सेक्टर में केवल 2 ही चीजें आती हैं, कौन कौन, हाउस होल्ड और फर्म। तो इन शॉर्ट अगर मैं आगे कभी भी चैप्टर में लिखूंगा तो एडी के केवल 2 ही कंपोनेंट शेयर करूंगा, सी प्लस क्या बेटा, आई। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब मैं कहानी को थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में लेके चलता हूं। अब ये टेबल ऐसा क्यों बना है, कहां से आया, वो धीरे धीरे चैप्टर बढ़ेगा तो क्लियर होगा। मान लो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं सी, दैट इज कंजम्पशन 100 प्लस 0.5y। बेटा बातचीत करोगे तो पॉइंट छूटेगा, फिर उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। मैं कितनी बजे गए थे, हम कौन से दिन गए, दिक्कत आ बेटा आवाज, बेटा किसी का लगता है माइक जो है वो अनम्यूट है, आप लोग अपना देख लें। देखिए बच्चों सी दे रखा है ये और आई दे रखा है ये, सभी बच्चे ध्यान देना। ये मेरा वाई है, ये मेरा सी है, और आई मतलब इन्वेस्टमेंट जो कांस्टेंट रहेगा, और 2 सेक्टर में एडी का मतलब मैंने क्या बोला था भाई, इनकम। वाई हमारी इनकम है, सी कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट, और एडी मतलब सी प्लस आई, क्योंकि 2 सेक्टर की बात कर रहा हूं। शुरुआत में मान लो हमारी इनकम 0 था, फिर धीरे धीरे इकोनॉमी का इनकम का लेवल बढ़ता चला गया। आप सभी बच्चों को मालूम है अगर 0 की जगह मैं ये पुट यहाँ वाई की जगह कर दूंगा तो मुझे सी मिल जाएगा, दैट इज 100। 100 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 150, 200, 250, 300, 350। मैंने कुछ नहीं करा, ये जो लेवल ऑफ इनकम है वो यहाँ पुट कर सी की वैल्यू निकाला। आई जो है वो इन्वेस्टमेंट, वो रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं ये अनइफेक्टेड इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट ही रहती है। एग्रीगेट डिमांड निकालना है तो सी प्लस आई, इन दोनों को क्लब कर लो बेटा, 250, 300, 350 और 400, 450, राइट। इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। मैं बहुत इसलिए टेबलर प्रेजेंटेशन बता रहा हूं क्योंकि ये टेबल आपके पूरे चैप्टर में आएगा आगे चल के। शेड्यूल बना रहा हूं तो यहाँ पे मैं इनकम मेंशन करूंगा हमेशा, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड। बेटा ये मेरा हो गया 100, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ बेटा एडी के लिए। इसमें आप पहले दोनों चीजें एक साथ दिखा दोगे तो ज्यादा बेटर है। आप देखो जब आपकी इनकम 0 था तो कंजम्पशन कितने लेवल का था बेटा, 100 का। बेटा जैसे आपकी इनकम 100 हो गया तो ये 150 हो गया, देन 200, 250, 300, 350, 400। तो इन सबको ज्वाइन कर लेना। ये जो कर्व बनेगा वो किसका बना है बेटा, सी का। ऐसे ही आई रिमेनिंग क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो इसमें तो मुझे कुछ देखना नहीं है, पैरेलल टू किसके जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस। बट मेरा एग्रीगेट डिमांड सी और आई नहीं होता, बल्कि दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो बेटा 0 पर 200, अगेन एक ग्राफ बनेगा 200, उसके बाद बेटा 250, 300, 350, 400, 450। ये जो एक कर्व बन गया अपवर्ड स्लोपिंग, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, एग्रीगेट डिमांड इन कौन से सेक्टर में बेटा, 2 सेक्टर। तो आप इन शॉर्ट ये समझिए कि हमारी पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर में सी प्लस क्या होता है बेटा, आई। अब ये 6 नंबर का आज की क्लास में क्वेश्चन हुआ है। 6 मार्कर में लिखोगे क्या, सबसे पहले इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद डायग्राम। तो आप सबसे पहले एडी को डिफाइन करोगे, फिर चारों कंपोनेंट मेंशन करोगे, फिर शेड्यूल और डायग्राम। हाँ अजम्पशंस बाद में। ऊपर हेडिंग डालो, लिखो। ये टॉपिक एक एक टॉपिक कवर करेंगे इसमें, लिखना।
अज्यूम करा है। मैंने कुछ नहीं करा, ये अज्यूम करा है मैंने। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके क्या निकाला है, सी, आई कांस्टेंट है, इन दोनों को ऐड करा, एडी आ गया, फिर ग्राफ बना दिया। अभी आएगा, लिखो, नोटबुक चलाओ, हेडिंग डालो, एक दो टेबल बनाएगी तो आएगा बेटा, लिखो। एग्रीगेट डिमांड एडी, इट रेफर्स टू द सिचुएशन, थोड़ा पेन चलाओ। हाँ, चैप्टर का नाम बता दिया था स्टार्टिंग में ही, जीडीपी डिटर्मिनेशन, और उसमें फैला है बेटा एडी एंड एएस कॉन्सेप्ट्स। लिखना, एडी का मतलब इट रेफर्स टू द सिचुएशन, it refers to the situation in which total demand or total expenditure, it refers to the situation in which total demand or total expenditure are considered, total demand or total expenditure are considered in the terms of AD, in the terms of AD, aggregate demand, in the terms of AD। आगे लिखना, component of AD, करोगे बातचीत तो ऐसे ही छूटता रहेगा बेटा, आएगी अभी आगे, लिखती रहे पहले लिखना। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ एडी, पहला कंपोनेंट लिखना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहले लिख बेटा, एडी का पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एडी का पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, कंपोनेंट क्या बताया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो लिखने चारों है बट डायग्राम टेबल दो के लिखना बेटा। कंपोनेंट ऑफ एडी फर्स्ट लिखना सी, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखो। इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है बच्चों, लिखिएगा, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर, it refers to those expenditure which are made through household sector, it refers to those expenditure which are made through household sector, which are made through household sector for their want satisfaction, which are made through, किसके थ्रू बेटा, household sector for their want satisfaction, for their wants satisfaction लिखना। there is direct relationship, इसी के आगे, there is direct relationship, there is direct relationship between disposable income, there is direct relationship between disposable income and consumption expenditure, there is direct relationship between, किसके बीच में बेटा, disposable income and consumption expenditure। मतलब जो खर्चा कर सकते हैं, सपोज दैट मेरे पास 1 लाख रुपए है बट खर्चा करने वाला मेरे पास 80,000 रुपए का ही है, तो 80,000 मेरा डिस्पोजेबल इनकम है, राइट। इसमें कंजम्पशन, हाँ वो इनकम जो होता है बाद में वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही कंसीडर हो जाता है। मेरे पास 80,000 था, मैंने 80 का 80 खर्च कर दिया, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू डिस्पोजेबल, और अगर कुछ बचा लिया तो सेविंग का पार्ट हो जाता है। हाँ लिखे, आगे लिखना बेटा सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, दूसरा लिखे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड का दूसरा एलिमेंट जो है, या मैं यूं कहूं दूसरा कंपोनेंट जो है, दैट इज इन्वेस्टमेंट क्या बेटा, एक्सपेंडिचर लिखना। हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई से इसको डिनोट करते हैं, ये छोटी छोटी बातें रखना याद, आई सी वाई ये सब आएंगे आगे, आई से डिनोट करते हैं, लिखना। इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर, it refers to those expenditure which are made through firm, it refers to those expenditure which are made through firm for producing some goods and services in the economy, for producing some goods and services in the economy। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फैक्टर इफेक्टिंग
थर्ड पॉइंट नहीं, मतलब इसी के अंदर सब हेडिंग है बेटा वो, फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कौन से दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मैंने बताया था दो फैक्टर थे सर, एक आरओआई और एक क्या, एमईआई। पहला पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट बेटा आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई रेट ऑफ क्या बेटा, इंटरेस्ट। लिखना, एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं आरओआई के लिए, लिखिएगा। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, आरओआई में रिलेशन क्या है बच्चों वो लिखवा रहा हूं, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI and investment expenditure. There is inverse relationship between ROI and क्या बेटा, investment expenditure. There is inverse relationship between ROI and investment expenditure. अब वो एक्सप्लेन नहीं करा रहा, वो बढ़ेगा तो कम बात हो गई है। बी पॉइंट डालना, लिखना MEI, इसी में सब हेडिंग में बी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। MEI का मतलब क्या है बेटा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट। MEI दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके आगे बेटा ब्रैकेट में एक टर्म लिख लो, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। MEI का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब इस बेटा MEI की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा। MEI का मतलब मैंने क्या बोला, मार्जिनल हाँ, और इसको बेटा हम लोग लिखते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ क्या, रिटर्न, मतलब कितना पैसा मिलने वाला है। तो बेटा जितना मिलेगा और जो इन्वेस्टमेंट करूंगा उसमें कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, नॉर्मल सी बात है। लिखे, देयर इज इसी के आगे लिख लीजिएगा, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप between, there is direct relationship between MEI and investment expenditure, direct relationship between MEI and क्या बेटा, investment expenditure। क्या ये दोनों बातें समझ आ चुकी हैं, किसी को कोई डाउट है बेटा, हाँ ठीक है। आइए सर, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, तीसरा, इकोनॉमी का तीसरा खर्चा जो हमारी गवर्नमेंट करती है, कंपोनेंट तो है ही ना, कौन सा कंपोनेंट होता है बेटा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड लिखना बेटा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, कुछ भी मेंशन कर सकते हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिखना, इसको जी से बेटा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम जी से डिनोट करते हैं लिखे, these expenditure are made, these expenditure are made through government, these expenditure are made through government on the development of infrastructure facilities, on the development of infrastructural facilities, on the development of क्या बेटा, infrastructure facilities that provides more employment opportunities in the economy, that provides more employment opportunities in the economy, that provides more employment opportunities in the economy। तो मेरे हिसाब से जी पॉइंट क्लियर हो गया है। और इसमें एक छोटी सी बात बताओ भाई, अगर गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स भी क्या होंगी, एक लाइन लिख लो बेटा, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड गवर्नमेंट इनकम, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एंड गवर्नमेंट इनकम। सीधी सी बात है भाई, सरकार के पास रोकड़ा ज्यादा आएगा तो खर्चा क्या करेगी बेटा, ज्यादा। पैसा ही टैक्स की फॉर्म में कम मिला है, अदर सोर्सों से कम पैसा आया, गवर्नमेंट इज अनेबल टू स्पेंड मोर अमाउंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, राइट बेटा। फोर्थ कंपोनेंट लिखना, नेट एक्सपोर्ट बेटा, फोर्थ कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखना बेटा। नेट एक्सपोर्ट क्या है लिखना, it refers to the difference between
नेट एक्सपोर्ट क्या है बेटा? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It refers to the difference between export and import of goods and services between two countries. Export and import of goods and services between two countries made through, कोई भी कर सकता है बेटा ये, made through household, firm and government. Made through household, firm and government. मतलब भाई अगर आपको फॉरेन कंट्री से फरारी खरीदनी है तो खरीद लो, कोई रोक टोक नहीं है. देश की सरकार को कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है तो वो भी खरीद सकती है. कंपनी को अगर वहां से कोई मशीन खरीदनी है तो वो भी खरीद सकती है. मेड थ्रू, क्या बोला बेटा? हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट. कोई भी बंदा विदेशों के साथ डीलिंग कर सकता है, बदले में आपको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा. मतलब बेटा एक बड़ी बात देखो, बिग पिक्चर आपको क्या समझ आ रही है कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारी पूरी इकोनॉमी में खर्चा करने वाले आपको बड़े बड़े, अगर आप मोटे तौर पे आप देखोगे ना, इकोनॉमी की टोटल डिमांड को समझो. मैंने जब आपसे कहा था कि भाई साहब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब मैंने शॉर्ट बताया था. एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? टोटल डिमांड. और हमारी इकोनॉमी में डिमांड करने वाले मेजॉरिटी जो है 4 सेक्टर्स की है. हाउस होल्ड की, फर्म की, गवर्नमेंट की और किसकी बेटा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, अब्रॉड की, नेट एक्सपोर्ट का. राइट. तो बट आपको जो पढ़ना है वो 2 सेक्टर में पढ़ना है. तो इसके नीचे एक हेडिंग डालकर लिख लेना, एडी इन 2 सेक्टर इकोनॉमी. ये 4 कंपोनेंट लिखने के बाद लिखिएगा एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी इन 2 सेक्टर इकोनॉमी. 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी क्या होता है? एडी इन 2 सेक्टर इकोनॉमी दैट इज सी प्लस क्या बेटा? आई. एक छोटा सा शेड्यूल मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसी शेड्यूल के बेसिस पर मैं पूरे चैप्टर को ड्रैग करूंगा, आगे लेके चलूंगा. उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ सकते हैं. बच्चों एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है. सी का वैल्यू अज्यूम करा है मैंने 100 प्लस 0.5 वाई, और इन्वेस्टमेंट जो कि कांस्टेंट है 100. जिसको शेड्यूल समझ नहीं आया वो अब समझ लेना और नोट कर लेना. इनकम स्टार्टिंग में मैं 0 अज्यूम कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है इस शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मैं y का वैल्यू यहां पुट करूंगा तो 100 है, और अगर इस 100 को पुट करूंगा तो 50 और 100 कितना होता है बेटा? 150. इसी तरीके से सारी वैल्यूज निकल जाएंगी मेरी. ये मेरा निकल कर आ गया बेटा सी. इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि इन्वेस्टमेंट का लेवल रिमेनिंग क्या है? कांस्टेंट. तो भाई साहब उसमें कोई चेंज नहीं है. एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर में पहले ही बता चुका हूं. 2 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? सी प्लस आई. तो इन दोनों को आप ऐड कर लें बेटा. ये ऐड करोगे तो कितना आएगा? 200, 300, 350, 400 और क्या बेटा? देन यू हैव टू मेक डायग्राम. मुझे लगता है हर एक बच्चा डायग्राम बना सकता है. ये जो आपका लाइन बनेगा वो एडी का है, सी प्लस आई. यहां से सी बिल्कुल पैरेलल जाती है और आई जो रहता है वो रिमेनिंग क्या रहेगा? कांस्टेंट. ये आपका एडी का कर्व है, और यहां हमेशा कौन सा लाइन आएगी? इनका. तो फटाफट से शेड्यूल और ग्राफ इसका नोट कर लो. ये इसका शेड्यूल है. जिज्ञासा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. ये शेड्यूल बनाइए, उसके बाद उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लें छोटा सा. ये हमारा एक 6 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. 6 नंबर के लिए पूरी स्टोरी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट नेचर का है, मतलब ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है. अभी आएगा चैप्टर आगे चलने दो. इन्वेस्टमेंट आई ऐसा ही क्यों है, सी ऐसा ही क्यों है, सब कुछ क्लियर होता जाएगा. बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि कंपोनेंट तो वो एडी का ही है ना. इसमें केवल एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर लें, इसलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है. ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. किसी बच्चे को अगर अब किसी को एडी में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो बेटा. अब आपके डाउट में रिजॉल्व कर सकता हूं. फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, उसके कंपोनेंट, उसका टेबल डायग्राम. किसी को कोई समस्या है तो प्लीज पूछ बेटा. यहाँ पे एडी आ रहा है बेटा, दैट इज सी प्लस आई, और यहाँ इनकम है. अश्मित क्लियर हो गया बेटा? चलो. हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई दोस्त नहीं आया इधर? हाँ भाई, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं अभी बच्चे, 6 बच्चे क्लास में हैं. अक्षिता, एंजेलिना, मेहर, सार्थक एंड सिमर. क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? आज दिशिता नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लाइव बैठी है वो, अदरवाइज मैं बोलता. हाँ बेटा क्लियर है सर. क्लियर है, गुड. एक ही को क्लियर है, बाकी 4-5 बच्चे कहाँ है भाई? एंजेलिना समझ आ गया बेटा? ठीक है. दक्ष आज तू आया क्यों नहीं? दक्ष कह रहा हूँ, सॉरी, सिद्धार्थ, सार्थक, सॉरी.
यस सर। बदतमीज यस सर नहीं आया, क्यों नहीं? सर सो गया था, लेट हो गया आज। थैंक यू सो मच सर। सर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, हमेशा लेट आते हो, आधा आधा घंटा। तू बेटा ऑनलाइन ही आ जा, बहुत अच्छा लड़का है बेटा। यस सर तभी। ठीक है ठीक है। सिमर तू क्यों नहीं आया? यस सर। सिमर आप सो रहे हो बेटा? आप अपना No, कैमरा sir. ऑन करो, मैं देखना चाहता हूँ। अरे सर मैंने क्या करा, हमेशा के। क्या बोल रहा है बदतमीज? बेटा क्लासरूम में हो, मैं देखना चाहता हूँ क्लास में हो या नहीं हो, मजे मस्ती तो नहीं कर रहे? सर हूँ सर, सब लिख रहा हूँ। सब देख, चलो ठीक है, मैं पूरा ही साइड हो रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ता हूँ। ग्राफ मैम क्या करना है आपको, जीरो पर पहले आप क्या बनाओगे, मतलब यहाँ मेंशन कर लेना वैल्यूज। अगर आपको ग्राफ में प्रॉब्लम आ रहा है, ये वैल्यूज कर लोगे बेटा, फिर क्या करेगी, इस तरीके से लिखेगी। तो 0 पर 200 है, 0 पर 200 ये पॉइंट आ गया। फिर 100 के ऊपर कितना है बेटा, ऐसे पॉइंट्स को फिर ज्वाइन कर लेगी तो एडी बन। जैसे हम ग्राफ नहीं बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे एडी है बेटा, लिखा हुआ। ये तो मैंने पहले भी लिखा हुआ था। हो गया? नहीं हुआ? मैं बना देता हूं, देखो अगर इससे प्रॉब्लम आ रहा है तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। भाई सभी बच्चे एक बार देख लो, कोई बात नहीं, कुछ और बन गया क्या, क्या मतलब? अरे बच्चों देखो, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो इसे नंबरिंग कर लो, ताकि आपकी ये एरर जो है ग्राफ प्रेजेंटेशन में आपका ना आए। इसलिए मैं शेड्यूल बनाकर करा रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट पता था। सभी बच्चे ध्यान देना भाई, 0 पर बेटा सी जो है वो 100 है। 0 पर सी अरोड़ा जी ये रहा। 100 पर बेटा 150 है, देन 200, 250, 300, 350। मुझे लगता है इतना सबको समझ आ रहा होगा, ये सी है बेटा। आई जो इन्वेस्टमेंट वो रिमेनिंग कांस्टेंट है, तो इसको तुम पैरेलल टू किसके बनाओगे बेटा, एक्स एक्सिस। अब आपको एडी बनाना है, तो इनकम का और एडी का रिलेशन देखो। 0 पर बेटा 200 है, 0 पर 200 ये रहा। 100 पर बेटा 250, 300, 350। अभी भी यशी का कोई दिक्कत है क्या? बस हो गया बेटा। एडी का मतलब है सी प्लस आई, राइट। चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सामान्य सी मिस्टेक करोगे तो क्या ही करूंगा, अब नहीं जा सकता बेटा। चले तो बेटा चाहते ही हैं। क्या क्या क्या, ये इधर प्लॉट करेगी एडी मतलब सी प्लस आई, वही प्लॉट किया हमने। इसके देख, पहले इसका और इसका देख के ग्राफ बनाएगी। 0 पर क्या है, 200 पर इस पर, फिर डॉट बना के लाइन। चलो आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा पहले टॉपिक को सीख चुका है। मैं टॉपिक नंबर 2 पे आ रहा हूं। आज की क्लास में केवल 3 ही टॉपिक कराऊंगा, सभी बच्चे ध्यान दें। फर्स्ट टॉपिक मेरा खत्म हो चुका है, पहला टॉपिक कंप्लीट है, एडी कंपोनेंट टेबल डायग्राम। आइए सर सेकंड टॉपिक, सभी बच्चे थोड़ा सा एक्टिव रहे। सेकंड टॉपिक है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। बच्चों जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता था टोटल डिमांड, हमारी पूरी इकोनॉमी में कितने लोग क्या क्या खरीदने वाले। बट एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ऐसा नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि हमारे कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जितनी भी कौन है बेटा, फर्म्स है, जितनी वो टोटल गुड्स हाँ बेचने वाले हैं, यानी कि मैं अपनी कंट्री की टोटल सप्लाई को ही, अपनी कंट्री की टोटल सप्लाई को हम क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीगेट सप्लाई। और बेटा एग्रीगेट सप्लाई आप समझें, जब मार्केट में आप कोई सामान को बेचेंगे तो रिटर्न में आपको क्या रिसीव होती है बेटा, इनकम। तो हम लोग इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम के इक्वल ही होती है हमारी कौन सी चीज बेटा, एग्रीगेट सप्लाई। मतलब मार्केट में जितना ज्यादा हम सामान बेचेंगे उतनी ज्यादा हमारी कंट्री के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। मैं एक और बात बता दूं, जैसे एग्रीगेट डिमांड के मैंने बोला था 4 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से अभी बताए यार, सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस है बेटा। ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई के 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से बेटा, सी प्लस एस। कोई बताएगा सी का मतलब क्या होगा, अरे वही कंजम्पशन, और एस का मतलब क्या है, सेविंग्स। याद रखना कंजम्पशन एंड सेविंग्स बेटा, ये दोनों ही कंपोनेंट ऐसे हैं जो सीधे तौर पर एक प्रोड्यूसर की या किसी भी फर्म की इनकम से जुड़ा है। जैसे जैसे आपका इनकम का लेवल बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा और आपकी क्या बढ़ेगी बेटा, सेविंग। और इनकम का लेवल कम हो जाने के बाद आपकी कंजम्पशन भी कम हो जाती है और सेविंग्स भी क्या हो जाती है बेटा, कम।
इसके दो कंपोनेंट है जो सीधे तौर पर किससे जुड़े हैं, इनकम से, और इनका जो रिलेशन है इसके साथ वो कैसा है बच्चों, डायरेक्ट। अगर मैं इसके एक शेड्यूल की बात करूं तो बहुत छोटा सा शेड्यूल है, आपने जो अभी तक पढ़ लिया वो अब इजी हो जाएगा मेरे लिए समझाना। बेटा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था सी का वैल्यू है 100 प्लस 0.5y, ये मेरा y है, ये मेरा c है। क्या सभी बच्चे y और c निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड है, पूरे चैप्टर में इसी को अज्यूम करना, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसको चेंज करके दिखाऊंगा। बेटा अभी मैंने सब अजम्पशन कर रखी है। बेटा ये एक शेड्यूल आ गया है, ये बन गया y और c, बिल्कुल सेम लेंगे बेटा। सेविंग्स को निकालने का एक छोटा सा तरीका है बेटा। मुझे एक बात बताओ, जब तुम कोई पैसा कमाते हो तो इनकम आती है, और इनकम के दो ही काम कर सकते हो, या तो तुम उसे कंजम्पशन कर लोगे या फिर उसे क्या करोगे, सेविंग। तो बेटा y में से c को लेस करके मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, s की। बेटा इसमें से इसको लेस करो, कितना आया, -100, -50, 0, 50, 100 और क्या 150। एग्रीगेट सप्लाई को निकालने के लिए दो कंपोनेंट पहले ही बता दिए, एएस के दो कंपोनेंट क्या होते हैं, सी और एस, मतलब इन दोनों को क्लब कर दो बेटा, क्या आएगा 100, 200, 300, 4 एंड क्या। आप टेबल को थोड़ा ध्यान से देखो, जो मेरी इनकम की वैल्यू है वही सेम वैल्यू किस चीज की है बेटा, सप्लाई के, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इकोनॉमी में सप्लाई होने के बाद प्रोड्यूसर की क्या जनरेट होती है, इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। अगर आप इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे तो बच्चों डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, केवल पहले डायग्राम को समझ लें, बाद में हम लोग इसको दोबारा से भी नोट करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी ग्राफ में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, नीचे हमेशा आप क्या चीज मेंशन करोगे बच्चों, इनकम, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये हमारी इनकम है। यहाँ पर एएस बनाना है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 100, 200, 3, 4 एंड 5। बेटा जीरो के ऊपर देखो एग्रीगेट सप्लाई कितना है, 0, ये वाला पॉइंट आ गया। 100 के ऊपर कितना है बेटा 100, 200 पे 2, 3, 4 एंड 5। तो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा एक 45 डिग्री की कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनकम का लेवल भी इंक्रीज होगा। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बट एग्रीगेट जो डिमांड होता है वो हमेशा अबव फ्रॉम द क्या होता है बेटा, ओरिजिन, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी लिखो, हेडिंग डालो, लिखो एग्रीगेट सप्लाई। अभी नोट करोगे ना तो चीजें और कंपाइल हो जाएंगी। लिखे एग्रीगेट सप्लाई, लिखना भाई एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू द टोटल सप्लाई, it refers to the total supply in the economy by all the firms. It refers to the total supply in the economy by all the firms. मार्केट सप्लाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती है और ये पूरी इकोनॉमी में सभी गुड्स की है, उसमें एक डिफरेंस है ना। मैं मान ले बेटा इस फोन का सप्लायर हूं तो इस पूरे देश में कितने फोन बिके, केवल उसकी मार्केट सप्लाई की बात हो रही थी। यहाँ पे हजारों प्रोडक्ट है और हजारों उसकी क्वांटिटी उसके बेचने वाले हैं, तो सबका समेशन एग्रीगेट सप्लाई में कंसीडर होता है। लिखें, जब भी तो वहां पर इंडिविजुअल था क्योंकि वहां प्रोडक्ट क्या था, एक, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट है इसलिए एग्रीगेट। लिखना बच्चों, इट रेफर्स टू द क्या लिखा, टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी बाय ऑल द फर्म्स। लिखना एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट लाइन से इसी के आगे, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। बच्चों एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके इक्वल होता है, नेशनल इनकम के इक्वल होता है। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट लाइन से लिखना कंपोनेंट ऑफ एएस, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट क्या क्या हैं दोस्तों। मैंने ब्रॉडली दो ही कॉन्सेप्ट कंपोनेंट बताए हैं, कौन कौन से, कंजम्पशन और सेविंग्स। लिखना बेटा एक ही स्टेटमेंट में लिख लो, अलग अलग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं लिखनी। लिखना इट कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, it consists of consumption and saving, it consists of consumption and saving, therefore both component are directly related, therefore both component are directly related, therefore both component are directly related,
with the level of income, directly related with the level of income, it means both component are directly related with income. It means as income level increases, both consumption and saving increases. It means as income level increases, consumption and saving both increases. ये तो सिंपल सी बात है, पैसा बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और आपकी सेविंग्स भी क्या होगी, बढ़ेगी बेटा. एंड वॉइस वर्सा, इसका रिवर्स भी हो सकता है. और अगर इनकम कम हो जाए तो कंजम्पशन भी कम होगा और सेविंग्स भी कम होगा. दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. बेटा एक बात समझ ले, पहले तू 1 लाख रुपए कमा रही थी, अब 80,000 रुपए कमा रही है, तो पहले के रिस्पेक्ट में सेविंग आप कम करोगे. मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, राइट. आइए, इनकम अगर कम हो जाए तो कंजम्पशन सेविंग दोनों कम नहीं होती है. कोविड में लोगों का इनकम कम हुआ तो क्या कंजम्पशन और सेविंग दोनों बढ़ गया था? सेविंग तो खत्म ही हो गई थी और कंजम्पशन भी कम होता है. लोग अपने खर्चों को कम कर देते हैं. इंडिविजुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बेटा जैसे ही हमारे देश में मनी फ्लो कम हो जाएगा तो लोग अपनी पॉकेट से हाँ तो हम अपने एक्सेस खर्चों को रोकते हैं ना, हम उन खर्चों को नहीं करते. हमें लगता है कि भाई अभी जरूरी नहीं है. जैसे तुमने देखा वो उस समय जब लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों ने अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को क्या कर दिया था, कम कर दिया था. कंजम्पशन कम कर लेते और सेविंग्स तो बचाते ही नहीं है, वो सर्वाइवल पे ध्यान देते. राइट. लिखें बेटा, हेडिंग डालना. इसी के आगे का कंपोनेंट तो हो गया. टेबल बनाओ, इसका टेबल आपके सामने ही है. लिखो C = 100 + 0.5y. शेड्यूल बनाए, ये शेड्यूल है बेटा. C = 100 + 0.5y, YCSAS प्लॉट कर ले. हाँ ये सब 2 सेक्टर में चल रहा है बेटा. चैप्टर बहुत बड़ा है, 2 के बाद 3 भी आता है, 4 भी आता है और ओपन इकोनॉमी भी है. हाँ बट आपके सिलेबस में केवल 2 का ही पढ़ना है. नहीं वो कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपको 2 के बारे में पढ़ना. हाँ इकोनॉमी तो ओपन में ही एग्जिस्ट करती है बेटा. क्लोज्ड इकोनॉमी थोड़ी हमारे देश की, कि हमारा देश के अंदर ही काम करे. फॉरेन कंट्री से रिलेशन तो है ही. केवल ये टेबल नोट करना है बेटा, YCS और AS, और फिर AS और Y को देख के डायग्राम प्लॉट करना. बहुत छोटा सा काम है, जल्दी करो. और ये बिल्कुल भी चैप्टर स्किप करने वाला नहीं है. अगर आपने एक क्लास छोड़ी तो इसका मतलब ये कि अगली क्लास में कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है. अब पिछले वालों को छोड़ो बेटा, आज जो चल रहा है उसको देखो. मौका दोबारा मिलेगा पढ़ने का. मैंने बोला ना आपका अगस्त 15 से पहले सिलेबस पूरा, और उसके बाद हम लोग तमीज से रिवीजन करेंगे. हाँ बहुत टाइम रहेगा रिवीजन का. अब ये एक चीज को आप 5-5 बार कर लोगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा. अरे होता है भाई, क्या रहता है ना, अगर तुम लोगों ने देखो एक बार कराऊंगा तो वैसे ही समझ नहीं आना. जैसे मैंने AD फर्स्ट टाइम बताया, तुमने बोला क्या है, जब 3-4 बार पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हाँ बेटा ग्राफ बना लो. किसका 11th में? नहीं अभी 12th में तो उससे भी धमाकेदार होगा. जब मैं चैप्टर की वर्कशीट, टेस्ट, असाइनमेंट कराऊंगा ना तो आपको खुद आ जाएंगी चीजें. इसमें जरूरत नहीं है. वैसे उसमें C और I की भी जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने जानबूझ के बनवा दिया था. केवल AD, जो जैसे मैंने पिछले में C और I बनाया था ना, वो जरूरत नहीं है. केवल आप AD भी बनाओगे तो चलेगा. केवल AD के बारे में वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था. C और I को ऐड करके AD आए, जरूरत नहीं है उसकी. डायरेक्ट AD बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें डायरेक्ट AS बना दो, नो प्रॉब्लम. हाँ जी सर, 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन AS बनता है. इनकम पूरे यूनिट में बेटा एक्स एक्सिस पे इनकम ही होना है. ओरिजिन से जाएगी पास होते वो. बनाओ. ईशान हो गया बेटा, शाबाश. हाँ भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट है तो बोले. हो गया. आज की क्लास का लास्ट एंड थर्ड टॉपिक पर आ रहा हूँ. मेरी अभी तक 2 टॉपिक करा चुका हूँ. किसी को कोई बच्चे को समस्या है तो बोले भाई. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट क्या, देखो समझाने में टाइम लगता है. चाहूं तो बहुत जल्दी भी करा दूं, बट एक पॉइंट समझोगे तो अच्छा लगेगा. 2 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. टॉपिक नंबर 3 बेटा, आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है बेटा, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सॉरी, तीसरा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन.
बेटा काफी अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कंजम्पशन फंक्शन देखो, जो मैं बार बार एक लाइन लिख रहा था ना, उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। केवल समझाऊंगा, नोट नहीं कराऊंगा, क्योंकि 10 मिनट है और 10 मिनट में एक्सप्लेन ही हो पाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने फालतू के पेन ना चलाएं, पेन डाउन कर लें, आराम से चीजों को एंजॉय करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। बच्चों कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? ये जो मैंने टर्म यहाँ पर लिखा है ना, फंक्शन, आपने मैथ्स में भी पढ़ा है और काफी जगह आता है, इवन इको में भी है, हर जगह। इस टर्म का मतलब होता है, फंक्शन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो दो चीजों के बीच में हमेशा क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। तो यहां पर भी इसका काम वही है पुराने वाला, कि भाई रिलेशन बताएगा, बट किसके बीच में बताएगा? हमारी इनकम के बीच में, और किसके बीच में बेटा? कंजम्पशन के बीच में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, आप सभी बच्चों को मालूम है कि जैसे जैसे हमारी इनकम का लेवल क्या होता है बेटा? बढ़ता है, तो हमारे कंजम्पशन करने की कैपेसिटी क्या होती है? और इनकम कम होता है तो कंजम्पशन क्या होता है बेटा? इसी बात को समझाने के लिए ना एक इकोनॉमिस्ट हुआ जो बहुत फेमस हुआ, केन्सियन नाम के एक इकोनॉमिस्ट आए। उन्होंने क्या बोला कि भाई इसके लिए एक फॉर्मेशन करते, और इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बता दी, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब ये फंक्शन क्या था? सी बार का मतलब क्या है बच्चों? दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये कौन सा कंजम्पशन है बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है एक ऐसा लेवल ऑफ कंजम्पशन जब तुम्हारी इनकम क्या हो बेटा? आप लोग अभी बताओ, आप लोगों की क्या कोई इनकम का सोर्स है? और सर्वाइवल के लिए खर्चा, मम्मी पापा बेटा, आपके एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होंगे इस टाइम। तो बेटा जो आप बिना फालतू की इनकम के खर्च कर रहे हो, वो सिचुएशन क्या है बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बी जो यहाँ टर्म मैंने लिखा है, बी का मतलब होता है बेटा एमपीसी। एमपीसी क्या होता है सर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। इसका मतलब क्या है बेटा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्या बच्चों? वाई। ये जो डेल्टा है वो किसको शो करता है बेटा? चेंज इन इनकम, सॉरी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। याद करो, मैं बार बार एक चीज लिख रहा था, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो, मैं बार बार एक स्टेटमेंट मेंशन कर रहा था। कौन सी स्टेटमेंट? C इज इक्वल टू क्या लिख रहा था बेटा? 100 प्लस 0.5y। वो कुछ नहीं था, वो केवल कौन सा फंक्शन था? और कंजम्पशन फंक्शन की इस फॉर्मेशन में मैं चीजों को मेंशन कर रहा था, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये जो 100 है ये मेरा क्या है बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये 0.5 क्या है बेटा? एमपीसी। देखो मैं एक शेड्यूल बार बार बना रहा था, अब मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। बेटा इनकम मेरी 0 है, 100, 200, 3, 4, 5। तो भाई साहब मुझे लगता है कंजम्पशन सब निकाल लेंगे। कैसे आएगा बेटा? 100, 150, 200, 250, 300, 350। और जो जीरो लेवल पर हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है बेटा? 100। ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अगर डेल्टा चेंज दिस बाय दिस में डिवाइड कर लूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एमपीसी की, राइट। इसका एक छोटा सा ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा देखो, मैंने अभी आपको y और c यहां पर मेंशन कर दिया था, एक बार दोबारा लिख देता हूं। बेटा छोटी छोटी कहानी है, केवल छोटे छोटे पॉइंट से अगर आपको समझ आ गया तो आपको ग्राफिक वे समझ आ जाएगा। कुछ देर पहले ही मैंने एडी बनाया था, और याद करो एडी में सी अलग से प्लॉट करा था मैंने। बेटा वो जो सी था ना, वो कुछ नहीं था, वो कंजम्पशन फंक्शन का ही डायग्राम था। आप यानी कि इस तरीके से उसको मेंशन कर सकते हो सेपरेटली। ये आपका 0 के सामने 100 है, 0 के सामने 100, देन 100 पर बेटा 150, 200 पे 2, 300 पे 250, देन 300 और 350। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है। और 0 और 100 ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये जो है वो क्या है बच्चों? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और डिवाइड बाय दिस जो है, ये जो ट्राइंगल शेप का बन रहा है, ये हमारी डेल्टा वाई है, और ये क्या है बेटा? डेल्टा सी। इससे हमें क्या मिल जाता है? एमपीसी। मतलब जो मैं कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन बार बार लिख रहा था, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, वो हमें कंजम्पशन के बीच में और किसके बीच में बेटा? इनकम के बीच में क्या बताने की कोशिश कर रहा था? रिलेशनशिप। तो इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट समझा रहा हूं, लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। लिख लो, चलो कोई बात। अब हाँ, वो प्रोडक्शन फंक्शन था। मैं सब बता रहा हूँ, एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लो। चलो आज सेक्टर 17 में लेट जाऊंगा पढ़ाने, ये टॉपिक पूरा करा दो। बेटा बाद में उठाइयो, क्या कर रही है? लिखो कंजम्पशन फंक्शन, नहीं तो 3 टॉपिक हो जाएंगे ना, तो मेरा सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। लिखे कंजम्पशन फंक्शन, ये टॉपिक समझ आ रहे हैं? शाबाश। लिखे बेटा कंजम्पशन फंक्शन, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट रेफर्स टू द फंक्शनल relationship between
It refers to the functional relationship between income and consumption. It refers to the functional relationship between income and क्या बेटा consumption. It refers to the functional relationship between income and consumption at different level of income. At different level of income. लिखना algebraical equation of consumption function. इसकी इक्वेशन क्या है बेटा? algebraical expression इसका कुछ इस तरीके का है, C is equal to C bar plus by. C bar क्या होता है उसको मैं अभी लिखवा ही देता हूं, नहीं तो बाद में हम लोग छोड़ ही देते हैं चीजों को. C बार लिख लेना ऑटोनोमस कंजम्पशन. अब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है उसे भी एक छोटा सा स्टेटमेंट में लिख लो. हाँ ठीक है बेटा, छोड़ेंगे तो फिर छूट ही जाएगा. C बार मैंने क्या बोला? ऑटोनोमस कंजम्पशन. लिखें बच्चों? ठीक है बेटा, ऑटोनोमस कंजम्पशन लिखें. हाँ हाँ, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है वो बता रहा हूँ. इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है? इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन वेयर इनकम लेवल इज जीरो. इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन वेयर इनकम लेवल इज जीरो. जब भाई साहब आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, जब आपकी इनकम क्या है बच्चों? जीरो है, और आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन. लिखना बी, ये जो है मैंने बी मेंशन करा है, दैट इज एमपीसी. और ये सारी इक्वेशन है याद रखना, सी बार बी क्या है, क्योंकि जब इनके न्यूमेरिकल्स आएंगे या डेरिवेशंस आएंगे तो आपको सबको यूज करना आना चाहिए. बी का मतलब है एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी, PROPE, बाकी आस पड़ोस से देख लियो. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. चलो लिखो. ठीक है बेटा, ठीक है, मान गया. हाँ कंफर्म है, जो सही लिखा है. सिटी में एस आएगा बेटा, वो सिटी वाला नहीं है, SITY. ठीक है, लिखे बेटा. एमपीसी का मतलब क्या? इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, ये क्या होता है बेटा? एमपीसी. बी स्टैंड फॉर एमपीसी. इसका मतलब है इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ change in consumption. It refers to the ratio of change in consumption due to change in income. It refers to the ratio of change in consumption due to change in क्या बेटा? Due to change in income, right? It refers to the ratio of change in consumption due to change in income. एक फॉर्मूला नोट कर लो, MPC is equal to delta C upon delta Y. चलो सर, इसका एक छोटा सा शेड्यूल बेटा, बार बार मैंने वही लिखा था, 2 टॉपिक्स बेटा. थैंक यू सो मच. प्रोजेक्ट के लिए तो बेटा पूछ लियो. हाँ हाँ कोई दिक्कत. ये नोट कर लो, खुद कर लोगे ना तो. चलो ठीक. सेम है यार, कई बार करा है मैंने. कुछ नहीं होता, चल ले बेटा, मेरे को भी कुछ नहीं होता. ये लो फटाफट, इसका शेड्यूल हो गया. और ग्राफ बना लेना बेटा. ये y है, ये c है, और ये आपका कंजम्पशन फंक्शन. अरे चढ़ नहीं रहा वो, ऐसे हो गया. बदतमीज, ऊपर क्यों चढ़ रहा है, नीचे क्यों चढ़ रहा है? इडियट गाय विदाउट बेल. चलो कुछ नहीं बेटा, ये थोड़ा सरकारी डायलॉग. चलो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा.